तो इस तरह से हम लोग पढ़ रहे थे कि नॉच सेंसिटिविटी के कारण जो एक्चुअल स्ट्रेस और थ्योरेटिकल स्ट्रेस के बीच का रिलेशन, जिसमें थ्योरेटिकल एक्चुअल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर यानी कि फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के एफ जो होगा वो बराबर होगा 1 + Q KT-1। केटी थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर है, तो ये Q जो है नॉच सेंसिटिविटी है। तो नॉच सेंसिटिविटी का जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर Q का मान 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मटेरियल हैज नो सेंसिटिविटी टू नॉच, मतलब नॉच से उसकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है। अगर Q की मान अगर हम लोग यहाँ 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर KF का मान कितना आ जाएगा? 1। अगर Q का मान 1 होता है यानी कि मटेरियल फुल्ली सेंसिटिव है नॉच से, वो फुल्ली सेंसिटिव मतलब हो गया कि वो डैमेज जो है नॉच के चलते, वो पूर्ण रूप से डैमेज नॉच के चलते ही हो रहा है। तो उस समय KF जो है फटीग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर उसके थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर के बराबर हो जाए, क्योंकि Q का मान जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो KF और KT जो है दोनों बराबर आ जाएगा। अब है कि डिजाइन ऑफ कंपोनेंट अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड। जब हमारा कोई भी कंपोनेंट अंडर फ्लक्चुएटिंग लोड होता है, फ्लक्चुएटिंग लोड कहने का मतलब लोड समय के साथ वेरी करती है, तो अगर कोई भी कंपोनेंट के ऊपर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगता है तो उसमें दो कंपोनेंट आती है, एक मीन स्ट्रेस आती है और एक स्ट्रेस एम्पलीट्यूड आती है, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि मीन स्ट्रेस और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही एक फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस होता है। तो अगर यहाँ पर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मान ले कि एक स्ट्रेस साइकिल अगर हम लोग ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये साइन कर्व मॉडल जो होता है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के लिए पॉपुलर है ना। तो ये साइन कर्व मॉडल का एक मीन वैल्यू होगा, जो मतलब ये एक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हुआ, ये इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड हुआ, और दोनों का जो बीच का पार्ट हुआ ये मीन वैल्यू हुआ। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये मीन स्ट्रेस का मान हुआ, और ये मीन वैल्यू से जितना ये मैक्सिमम राइज करता है, फ्लक्चुएट करने में जितना मैक्सिमम वैल्यू होती है, यही उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये क्या है? स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है, और ये क्या है? मीन वैल्यू है, मीन स्ट्रेस है। तो अगर किसी भी मेंबर के ऊपर अगर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये कर्व जो है वो सीधा खिंचाएगा, यानी सिर्फ इसमें मीन स्ट्रेस है, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड इसमें क्या है? 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जैसे कि ये हम एक्स वाई एक्सिस लेंगे, ये एक्स एक्सिस लेंगे, यहाँ पर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड लेते हैं और यहाँ पर मीन स्ट्रेस लेते हैं। अगर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड 0 है तो यही हमारा लाइन जो हो जाएगा सिर्फ सिग्मा एम होगा। तो ऐसे लोड के कंडीशन को हम कहते हैं कि ये प्योरली स्टैटिक है, क्योंकि ये यहाँ पर फ्लक्चुएट मतलब इसका मैग्नीट्यूड घट बढ़ नहीं रहा है। ये प्योरली क्या है? स्टैटिक है। तो स्टैटिक लोड के लिए या स्टैटिक स्ट्रेस के लिए जो फेल्योर ऑफ क्राइटेरिया हम लोग सिलेक्ट करते हैं वो होता है उसका यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये दोनों जो है किसके लिए फेल्योर लिमिट है? तो ये प्योरली स्टैटिक लोड के लिए ये फेल्योर लिमिट है। अदर केस जिसमें कि सिग्मा मीन का वैल्यू 0 हो, मतलब मीन स्ट्रेस का मान 0 हो, तो हम पिछला बताए थे क्लास में कि जो रिवर्स स्ट्रेस साइकिल होता है उसमें देखिए कि यहाँ पर इसमें मीन वैल्यू क्या होती है? 0 होता है ना। रिवर्स स्ट्रेस में इसमें क्या होता है? ओनली एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग लोड में जो साइक्लिक स्ट्रेस है उसमें रिवर्स, कंप्लीटली रिवर्स साइकिल जो होता है वो सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। तो यहाँ पर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो है, मीन वैल्यू क्या है? 0 है, तो वो कंप्लीटली रिवर्स कहलाएगा। और इसके लिए जो फेल्योर ऑफ क्राइटेरिया ऑफ फेल्योर है वो है उसका इंडोरेंस लिमिट। यही इंडोरेंस लिमिट जो कि कंप्लीटली रिवर्स के कारण ही फटीग फेल्योर होता है, और फटीग फेल्योर के लिए हम जो फेल्योर लिमिट लेते हैं वो उसका इंडोरेंस लिमिट या फटीग लिमिट कहते हैं।
तो अब यहाँ पर जो है फ्लक्चुएटिंग लोड के कारण कहता है देयर आर 3 पॉपुलर क्राइटेरिया, 3 मतलब पॉपुलर क्राइटेरिया है जो एक बॉर्डर लाइन देता है हमको सेफ जोन और फेल्योर जोन का। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कोई एक फिक्स्ड स्ट्रेस नहीं है, ये फ्लक्चुएट करते रहता है। तो इसमें हम एक जोन क्रिएट करते हैं जो कि एक सेफ जोन होता है और एक फेल्योर जोन होता है। तो इसके बॉर्डर लाइन जो क्रिएट करता है वो 3 क्राइटेरिया है, सोडरबर्ग लाइन, गुडमैन लाइन और गर्बर लाइन, गर्बर पाराबोला हम कहते हैं। तो ये जो है तीनों लाइन का यहाँ पर दिखाया गया है कि ऑर्डिनेट में हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड की मान लेते हैं और एब्सिसा में मीन स्ट्रेस की मान लेते हैं। जहां पर मीन स्ट्रेस 0 होगा तो वहां पर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड होगा, तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का जो फेल्योर क्राइटेरिया होता है वो उसका इंड्योरेंस लिमिट होता है। जबकि मीन स्ट्रेस का जो फेल्योर लिमिट होता है वो उसका यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो पहला है सोडरबर्ग लाइन। सोडरबर्ग लाइन जो है ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड में ये इंड्योरेंस लिमिट को फेल्योर लिमिट मानता है और जो स्टैटिक स्ट्रेस है उसमें यील्ड लिमिट को वो फेल्योर लिमिट मानता है। तो यानी कि यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस लिमिट ये दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा मिला दिया तो ये लाइन जो है सोडरबर्ग लाइन के नाम से जाना जाता है, जो कि सोडरबर्ग के द्वारा दिया गया। ये लाइन हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये लाइन की जब हमारा कंपोनेंट के ऊपर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लगती है तो उसमें स्ट्रेस एम्पलीट्यूड भी आएगा और उसमें मीन स्ट्रेस भी आएगा। तो अगर ये दोनों स्ट्रेस का कोऑर्डिनेट इस लाइन के अंडर लाई करता है, अगर इस रीजन में लाई करता है तो वो सेफ जोन माना जाता है। ठीक है, और वही इस दोनों एम्पलीट्यूड और मीन स्ट्रेस का जो कोऑर्डिनेट है वो अगर इस रीजन में यानी सोडरबर्ग लाइन के ऊपर अगर लाई करता है तो सोडरबर्ग इसको फेल्योर पॉइंट मानता है। तो सोडरबर्ग के अनुसार जो भी हमारा फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस होगा उसकी कोऑर्डिनेट जो है इस सोडरबर्ग लाइन के अंडर होना चाहिए या लाइन के ऊपर होना चाहिए। ये लाइन बेसिकली एक बॉर्डर लाइन हो गया, इधर हमारा सेफ जोन हो गया और इधर जो है तो हमारा फेल्योर जोन हो गया। तो ये चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 होता है। यही है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो सोडरबर्ग लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x के जगह क्या है सिग्मा मीन है, तो सिग्मा मीन मतलब मीन स्ट्रेस बाय उसका जो ए है मतलब यहाँ से इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो ये इसका क्या है यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ है। तो ये रेशियो हो जाएगा सिग्मा एम बाय सिग्मा वाई टी प्लस यहाँ पर ये ऑर्डिनेट पर क्या है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है और इसका फेल्योर लिमिट इंड्योरेंस लिमिट है। तो ये हो जाएगा सिग्मा ए बाय सिग्मा ई बराबर 1। तो ये हो गया सोडरबर्ग का इक्वेशन लाइन। लेकिन डिजाइन के लिए हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट उसके फेल्योर लिमिट पर डिजाइन जो है, क्योंकि यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ और ये इंड्योरेंस लिमिट दोनों फेल्योर लिमिट है और डायरेक्ट फेल्योर लिमिट के ऊपर जो है डिजाइन नहीं किया जाता है ना। हम लोग वर्किंग स्ट्रेस के ऊपर डिजाइन करते हैं। तो वर्किंग स्ट्रेस होता है जो हमारा फेल्योर स्ट्रेस है वो फेल्योर स्ट्रेस होगा वो बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये रेशियो होता है। यहाँ पर फेल्योर स्ट्रेस क्या है यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भागा दे देंगे तो ये टर्म हमारा क्या बन जाएगा वर्किंग स्ट्रेस बन जाएगा। सिमिलरली ये इंड्योरेंस लिमिट है, इसमें भी हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से अगर डिवाइड कर दें तो ये भी हमारा वर्किंग स्ट्रेस बन जाएगा। तो इस तरह से हम डिजाइन के लिए हम दोनों को वर्किंग स्ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर के। तो यहाँ से इस इक्वेशन को रिसॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एम बाई सिग्मा वाई टी यानी मीन स्ट्रेस बाई यील्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेस एम्पलीट्यूड बाई इंड्योरेंस लिमिट बराबर 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हो गया सोडरबर्ग लाइन। सोडरबर्ग लाइन के बारे में कहा जाता है कि ये ओवर सेफ है, मतलब ये बहुत ज्यादा सेफ्टी है।
तो इस लाइन का इस्तेमाल डिजाइन के लिए हम उसका करेंगे जो कंपोनेंट में सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता हो, है ना। यानी कि ये चूंकि एक ओवर सेफ देता है, तो इस कारण ओवर सेफ देने का मतलब हो गया कि ये डायमेंशन को बढ़ाएगा। इससे हमारा ज्यादा मटेरियल खर्च होगा, हमारा इकोनॉमी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि वो पार्ट महंगा हो जाएगा, लेकिन वो सेफ्टी ओवर सेफ बहुत ज्यादा सेफ्टी देगा। तो हमें एक डिजाइनर का काम सिर्फ सेफ करना ही नहीं होता है, बल्कि उसको तो एक डिजाइनर का काम सिर्फ सेफ करना ही नहीं होता है, बल्कि उसको इकोनॉमी भी देखना होता है कि कम मटेरियल यूज हो। तो सोडरबर्ग लाइन हमारा उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ओवर सेफ दे देता है। तो इसको मतलब सुधार किया है ना गुडमैन लाइन। तो गुडमैन लाइन क्या किया कि ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड के जो फेल्योर लिमिट है वो उसका इंडोरेंस लिमिट को माना, और जो मीन स्ट्रेस में यानी स्टैटिक में जो फेल्योर लिमिट है वो उसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को माना। और ये दोनों पॉइंट को, ये मतलब ऐसा लाइन जो इंडोरेंस लिमिट और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाता है, इसी को गुडमैन लाइन कहते हैं। तो गुडमैन लाइन जो है ये मतलब ये ऐसा लाइन हो गया कि ये भी सेम कॉन्सेप्ट होगा कि अगर हमारा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड मतलब फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लग रहा है, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट होगा स्ट्रेस एम्पलीट्यूड और मीन स्ट्रेस का, वो अगर इस लाइन के अंडर लाई करता है तो वो सेफ माना जाएगा, और ये गुडमैन लाइन के अगर ऊपर लाई करता है तो वो फेल्योर माना जाएगा। तो गुडमैन लाइन जो है एक करीब करीब जो है मतलब इकोनॉमी देता है। मतलब हो गया कि इसमें सेफ भी रहता है और करीब करीब इकोनॉमी भी देता है। तो मतलब सोडरबर्ग लाइन बहुत ज्यादा सेफ हो गया। इसके कंपैरिजन में गुडमैन लाइन से डिजाइन करने पर थोड़ा कम सेफ होता है, लेकिन इकोनॉमी मिलती है, मटेरियल का सेविंग होता है, हमारा मैकेनिकल एलिमेंट का जो प्राइस होता है वो कम होता है, और सेफ्टी भी देता है। तो जनरली गुडमैन लाइन का ही इस्तेमाल जो है सो डिजाइन के लिए किया जाता है। ये इकोनॉमी रूप से और सेफ्टी रूप से दोनों में ये फिट बैठता है। ठीक है, तो ये हो गया गुडमैन लाइन। इसका जो हम लोग इक्वेशन लगाएंगे तो सिंपल चीज होगा, जैसे सोडरबर्ग में ये यील्ड ले रहे थे तो उसके जगह पर यहाँ क्या लेंगे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ लेंगे। तो गुडमैन लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पर मीन स्ट्रेस बाय अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ लेंगे, और प्लस जो है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड बाय जो इंडोरेंस लिमिट, इसमें सेम ही है इस लाइन में सोडरबर्ग के लिए और गुडमैन के लिए, गर्बर के लिए, तीनों के लिए ये इंडोरेंस लिमिट ही स्ट्रेस एम्पलीट्यूड का फेल्योर है। लेकिन सोडरबर्ग के लिए मीन स्ट्रेस में जो है वो इल टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और गुडमैन और गर्बर दोनों के लिए जो है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका फेल्योर पॉइंट है। तो यहाँ पर अल्टीमेट लेंगे, बराबर 1 हो जाएगा। अगर डिजाइन के लिए लेते हैं तो ये दोनों तो हमारा फेल्योर लिमिट है, अल्टीमेट और इंडोरेंस, तो इसको हम वर्किंग स्ट्रेस में चेंज करेंगे। तो वर्किंग स्ट्रेस में चेंज करेंगे तो फिर वही हो जाएगा कि इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भागा देंगे, तो ये पूरा टर्म वर्किंग स्ट्रेस बन जाएगा। इसको भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भागा देंगे, तो ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी कॉमन लेकर के इस साइड कर देंगे, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन गुडमैन लाइन का जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, मीन स्ट्रेस बाय अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ प्लस स्ट्रेस एम्पलीट्यूड बाय इंडोरेंस लिमिट बराबर 1 बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब तीसरा जो लाइन है वो है गर्बर लाइन, है ना। गर्बर लाइन एक पाराबोला है। तो यहाँ पर लाइन के बदले हम लोग यहाँ पर पाराबोला लिखें, ठीक है। यहाँ लाइन लिखा गया है, ये क्या होना चाहिए, पाराबोला होना चाहिए। गर्बर पाराबोला है। तो ये मतलब है क्या कि ये भी इंडोरेंस लिमिट को फेल्योर लेता है स्ट्रेस एम्पलीट्यूड में, और मीन स्ट्रेस में जो है वो अल्टीमेट को लेता है। बट ये दोनों पॉइंट को जो वो मैच करता है वो बाय एक पैराबोलिक कर्व के द्वारा वो
मैच करता है, जिसको हम गर्बर पाराबोला कहते हैं। तो गर्बर पाराबोला जो है वो ये हो जाता है कि ये एकदम फेल्योर लिमिट के मतलब करीब चला जाता है। जैसे हम जानते हैं कि कोई मटेरियल अगर हमारा मान लीजिए कि 100 पे फेल करेगा, तो अकॉर्डिंग टू गर्बर जो है वो लगभग मतलब समझ लीजिए कि ऐसे 95 तक, 95 96 मेगा पास्कल तक चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि गर्बर पाराबोला से डिजाइन करना तभी मतलब ये संभव है या अच्छा रहेगा जब हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड और मीन स्ट्रेस ये दोनों का वैल्यू जो है वो बहुत ही आइडियली रूप से फाइंड करें, मतलब क्लोजली फाइंड करें। अगर ये दोनों को हम मतलब पूरा एग्जैक्ट जितना है उतने ही हम फाइंड किए हैं, तो फिर गर्बर लाइन जो है तो सबसे ज्यादा अच्छा होता है डिजाइन के लिए, क्योंकि ये अप टू फेल्योर लिमिट तक इसका देखिए जस्ट इसके लाइन के ऊपर जो है फेल्योर पॉइंट होगा। मतलब हो गया कि ये पाराबोला जो है, इस पाराबोला के अंडर अंडर जो है जो भी कोऑर्डिनेट लाई करेगा वो सेफ होगा, और इस पाराबोला के ऊपर जो भी कोऑर्डिनेट लाई करेगा वो फेल्योर रीजन में चला जाएगा। तो ये जो है बॉर्डर जो लाइन है गर्बर का, वो एकदम फेल्योर पॉइंट पे है। मतलब गर्बर पाराबोला से हमको इकोनॉमी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन सेफ्टी के पर्पस से ये उतना ज्यादा सेफ नहीं होता है। ये एकदम समझिए कि फेल्योर के करीब चला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गर्बर पाराबोला का डिजाइन के रूप में हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हम स्ट्रेस एम्पलीट्यूड और उसकी मीन स्ट्रेस की वैल्यू को हम एक आइडियली रूप से नहीं, मतलब एक पूरा क्लोजली जितना है लग रहा है उतना हम अगर मतलब फाइंड कर लिए, उसको अच्छे से फाइंड किए हैं, तभी हम इससे डिजाइन हमारा सेफ रहेगा, है ना। तो ये एक पाराबोला हो गया। तो ये जस्ट फेल्योर पॉइंट पे होता है, तो इसमें इकोनॉमी अच्छा मिलेगी, यानी कि हमको कम डायमेंशन में जितना हमको मतलब स्ट्रेस को सहने की क्षमता जो सबसे कम डायमेंशन का होगा वो गर्बर पाराबोला के थ्रू ही हमें फाइंड होगा। इसका इक्वेशन जो हो जाएगा, पाराबोला है तो स्वाभाविक है एक टर्म का पावर 1 रहेगा, दूसरा टर्म का पावर 2 रहेगा। तो इसमें देखिए ये स्ट्रेस एम्पलीट्यूड है और उसका फेल्योर लिमिट जो है इंडोरेंस लिमिट है, तो ये तो वही हो जाएगा। दूसरा टर्म जो मीन स्ट्रेस है और अल्टीमेट टेंसाइल को ये पॉइंट जो पॉइंट पे ये मैच करता है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा अब बराबर 1। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है कि मतलब एक टर्म का पावर 1 और एक टर्म का पावर 2 रहता है, तो फिर वो इक्वेशन जो है पाराबोला कहलाता है ना। वाई स्क्वायर बराबर 4ac हम लोग ये वाला पढ़ते हैं। तो ये पाराबोलिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पर अब डिजाइन के लिए क्या होगा कि इसको हमको वर्किंग स्ट्रेस में चेंज करना होगा, तो इसको हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भागा दे देंगे तो ये वर्किंग स्ट्रेस बन जाएगा। इसको भी हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भागा देंगे तो ये भी वर्किंग स्ट्रेस बन जाएगा, और बाकी सब क्या है, सेम ही है। तो ये हो गया गर्बर पाराबोला का इक्वेशन। तो इस तरह से हम क्या देख लिए कि तीन तीन यहाँ पर सोडरबर्ग लाइन, गुडमैन लाइन और जो गर्बर पाराबोला है, वो तीनों का कॉम्बिनेशन में देखिए कि जहाँ सोडरबर्ग लाइन एक ओवर सेफ डिजाइन देता है, गुडमैन लाइन जो है एक मीडियम में, मतलब थोड़ा इकोनॉमी भी और थोड़ा सेफ्टी भी, ये दोनों लगभग एक मीडियम रेंज में देता है। और गर्बर पाराबोला जो है वो इकोनॉमी पूरा देता है, ठीक है, लेकिन सेफ्टी के पर्पज से ये एकदम क्लोज फेल्योर पॉइंट के क्लोज चला जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जनरली जो है यहाँ पे लिख भी दिए, गुडमैन लाइन इज वाइडली यूज्ड एज द क्राइटेरिया ऑफ फटीग फेल्योर। फटीग फेल्योर के लिए जनरली जो है गुडमैन लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्हेन ए कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू मीन स्ट्रेस एज वेल एज स्ट्रेस एम्पलीट्यूड, जब कोई भी कंपोनेंट के ऊपर मीन स्ट्रेस और स्ट्रेस एम्पलीट्यूड यानी कि उसके ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड लगता है, तो गुडमैन लाइन को जो है सबसे अच्छा माना जाता है डिजाइन के लिए। उसके बाद है कि थ्योरीज बेस्ड ऑन सोडरबर्ग लाइन एंड गुडमैन लाइन एज फेल्योर क्राइटेरिया आर कंजर्वेटिव थ्योरी। सोडरबर्ग लाइन और गुडमैन लाइन दोनों क्या है, कंजर्वेटिव थ्योरी है, मतलब सेफ्टी के पर्पज से ये दोनों यूज होता है। लेकिन इस दोनों में क्या होता है कि
डायमेंशन का इंक्रीज होता है। सोडरबर्ग में ज्यादा डायमेंशन इंक्रीज होता है, गुडमैन में इससे थोड़ा कम इंक्रीज होता है ना। जबकि गर्बर कर्व जो होता है वो हमारा मीन पाथ होता है, जो मतलब फेल्योर पॉइंट के लगभग मीन पाथ पे ये होता है। तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब हो गया एक्यूरेट कहने का मतलब ये हो गया कि ये एकदम फेल्योर पॉइंट के करीब होता है, ये बॉर्डर लाइन एकदम फेल्योर पॉइंट के करीब में देता है। तो ये ज्यादा मतलब सही तभी रहेगा जब ये दोनों की वैल्यू हमको एग्जैक्ट मिलेगा, तभी ये सेफ रहेगा, है ना। तो नहीं तो ऐसे गुडमैन लाइन जो है वो ठीक है। तो याद रखने का भी तरीका है कि सोडरबर्ग लाइन मतलब एक ओवरशेप हुआ, इसको थोड़ा अच्छा किया गुडमैन लाइन, तो इसीलिए गुड यहाँ पर गुड मतलब अच्छा हो गया। इसको थोड़ा सा और अच्छा किया गुडमैन लाइन, और गड़बड़ लाइन पाराबोला सब गड़बड़ कर दिया, है ना। मतलब हो गया कि ये लगभग फेल्योर पे चला गया। तो इस तरह से हम तीनों को, अब अगर क्वेश्चन में हमको जो भी देगा कि इस लाइन से डिजाइन कीजिए या इस लाइन से कीजिए, तो उसका हम यूज करेंगे। तो ये तीनों जो लाइन है या पाराबोला कर्व है वो यूज होता है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के केस में। जब हमारा कोई भी कंपोनेंट फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के अंडर होता है तो उसकी हम इसी तीनों में से जो भी हमें सुटेबल लगता है उसके ऊपर हम उसकी डिजाइन करते हैं। तो आई थिंक कि ये डिजाइन जो है सबको क्लियर हो गया होगा।